आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में और समझेंगे कि क्या आने वाले समय में इस फाइटर जेट के ऊपर लेजर वेपन्स माउंट किए जाएंगे। हम लोगों को कल कई क्वेश्चंस इंस्टाग्राम और ट्विटर के डायरेक्ट मैसेज पर मिले हैं और हम लोगों से पूछा गया था कि क्या भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर लेजर वेपन्स नहीं बना रहा है। एक मैसेज में लिखा गया था कि किसी बड़े एनालिस्ट ने एक ओपिनियन लिखी है कि भारत को इस तरीके के वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप अल्फा डिफेंस के सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को याद रखते हैं तो अब तक आपकी हंसी छूट चुकी होगी। हम लोगों ने काफ़ी पहले आप लोगों को अपडेट दिया था कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 यानी कि अभी के एमका का नेक्स्ट वर्जन एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा और उसमें डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो लगभग 7 महीने पुराना है और तब हम लोगों ने आपको ये अपडेट दे दी थी। वैसे अगर आपको इंडिया के हाई पावर लेजर्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और उसका इम्पैक्ट सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो अमिताभ मलिक सर की एक किताब है जो कि DRDO पब्लिकेशन की तरफ से बेची जाती है। आप उस किताब को जरूर पढ़ें। इंडिया की जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाने वाली लैब है यानी कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लैस्टेक 1998 में मलिक सर की लीडरशिप के अंडर बनाई गई थी और इस लैब ने हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किया है, लेकिन इसका ज्यादातर काम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहा है और इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अच्छा, आपको एक चीज और बताते चलते हैं। लैस्टेक की स्थापना साल 1998 यानी कि 1998 में हुई थी और मलिक सर को पद्मश्री साल 2002 में मिल गया था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइटेशन में लिखा गया था कि उनके हाई पावर लेजर के ऊपर काम को देखते हुए उनको पद्मश्री दिया जा रहा है। अगर आप लैस्टेक के इस समय के कैटलॉग को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैस्टेक इस समय हर तरीके की लेजर बनाने में सक्षम है और जो लोग लैस्टेक के दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जिनका मेंशन उनकी वेबसाइट या कैटलॉग में नहीं होता है, वो एक चीज़ कह सकते हैं कि लैस्टेक काफी ज्यादा काम करता है जिसके बारे में डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं और फॉर ऑब्वियस रीजंस आनी भी नहीं चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के नायर सर ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एक प्रेजेंटेशन की थी साल 2008 में। इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने बताया था दुर्गा 2 के बारे में। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये लेजर सिस्टम 100 किलोवाट पावर वाला सिस्टम है और ये एक लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर प्रोजेक्ट का नाम दुर्गा 2 है तो दुर्गा 1 ऑलरेडी सक्सेसफुल रहा होगा और अगर दुर्गा 2 100 किलोवाट पावर वाला लेजर सिस्टम होने वाला है तो दुर्गा 1 की पावर क्या रही होगी। चलिए ये आपके गेस के ऊपर छोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं दूसरे सिस्टम्स के बारे में जिनके बारे में कुछ डिटेल पब्लिक डोमेन में है। माना जाता है कि लैस्टेक की तरफ से एक 25 किलोवाट पावर वाली लेजर ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है और इसकी मदद से बैलिस्टिक मिसाइल्स को टर्मिनल फेज पर इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हालांकि इस लेजर की रेंज केवल 5 किलोमीटर तक की ही है, लेकिन इसकी पावर 25 किलोवाट की है। अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सिस्टम लैस्टेक की तरफ से 3 अलग अलग वर्जन्स में बनाई जाती हैं। वैसे तो इन सिस्टम्स का प्राइमरी यूज है कि जो अनएक्सप्लोडेड एम्यूनेशंस होते हैं उनको एक सेफ डिस्टेंस से डिस्पोज किया जाए। ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हो सकती हैं आर्टिलरी शेल, लैंडमाइंस, IDE या और भी अलग तरीके के एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। लैस्टेक द्वारा बनाए गए तीनों सिस्टम्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनमें केवल डिफरेंस पावर का है। लोराड्स 1000 1 किलोवाट का सिस्टम है, लोराड्स 2000 2 किलोवाट का सिस्टम है और बेसलाइन लोराड्स इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। वैसे साल 2017 के आसपास 1 किलोवाट की एक लेजर की मदद से जिसको ट्रक के ऊपर माउंट किया गया था, ड्रोन टेस्ट फैसिलिटी चित्रदुर्गा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था और इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली वहां पर मौजूद थे। यानी कि ओवरऑल अगर आप सभी चीजों को मिलाकर देखें तो एक चीज समझ में आती है कि भारत के पास में एक अच्छी खासी लेजर टेक्नोलॉजी मौजूद है और अगर इसको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की जाए तो एक चीज समझ में आती है कि भारत की तरफ से AMCA को लेकर नेक्स्ट जनरेशन लेजर टेक्नोलॉजी का न केवल प्रयोग किया जाएगा बल्कि उसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अक्टूबर 2020 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया PTI से बात कर रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है
जी हाँ, यहाँ पर समझना जरूरी है कि काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और ये टेक्नोलॉजीज हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, UCAV, स्वार्म ड्रोन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स। हालांकि जिस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में एयर चीफ मार्शल बात कर रहे थे वो AMCA Mark II होने वाला है, यानी कि AMCA का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट। बेसलाइन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA Mark I जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पार किया जाएगा, लेकिन जो AMCA Mark II होगा वो DRDO और एक फॉरेन OEM के जॉइंट वेंचर से बनने वाले हाई थ्रस्ट इंजन से पार किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये इंजन 110 यानी कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अभी के जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से, तो एक इंजन लगभग 12 यानी कि 12 किलो न्यूटन थ्रस्ट ज़्यादा जनरेट करेगा। और ज़्यादा थ्रस्ट का सीधे सीधे अर्थ है कि इस इंजन के पास में ज़्यादा एनर्जी होगी, जिसकी मदद से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को पार किया जा सकेगा। ये चीज़ हम सब जानते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark II जिसके पास में ज़्यादा थ्रस्ट होगा, वो एयरक्राफ्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकेगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैरी कर सकेगा। यानी कि ओवरऑल जो एनालिस्ट साहब हम लोगों को ओपिनियन दे रहे हैं कि भारत सरकार को और DRDO को एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए हमारा मैसेज है कि सर नींद से जागिए, सुबह हो गई है। और अल्फा डिफेंस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ इस टॉपिक के ऊपर रखते हैं केवल इतना ही। जैसा कि कम्युनिटी सेक्शन में हम लोगों ने बताया था कि कल मैं एक किताब पढ़ रहा था जो कि हमारे पुराने NSA शिवशंकर मेनन की है। मेनन साहब इंडिया के राइट विंग सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और उसका कारण है कि उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स, चाहे वो मुंबई के बाद में हो या फिर श्रीलंकन सिविल वॉर के ऊपर भारत का स्टैंड, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंडिया के राइट में क्रिटिसाइज की जाती हैं। वहीं पर अगर लेफ्ट की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में अच्छे रिलेशन के आर्किटेक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा जी थे। और अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो पॉलिसी ब्रजेश मिश्रा जी लेकर चल रहे थे, लगभग कुछ उसी तरीके की पॉलिसी शिवशंकर मेनन भी लेकर चल रहे थे। हालांकि ये थोड़े कंजर्वेटिव रहे थे, जिसका कारण काफ़ी हद तक उस समय की पॉलिटिक्स थी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। अमेज़ॉन पर आपको ये किताब मिल जाएगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद में मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर की किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड ज़रूर पढ़ें। और अगर आप इन दोनों किताबों को साथ में पढ़ते हैं तो एक चीज़ समझ में आएगी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे काफ़ी हद तक बदल चुकी है। दोनों किताब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप बेसिक गूगल करेंगे तो दोनों किताबें आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।